Assalamualaikum students, hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। सबसे पहले फंक्शन से रिलेटेड हम शुरू की एक्सरसाइजेज फंक्शन से रिलेटेड है, देन 6.2 से और 3 से फिर ग्राफ्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें ग्राफ्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले फंक्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डिटेल में जाएंगे। सो व्हाट इज फंक्शन? अ फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। सबसे पहली चीज इसको अंडरलाइन करते हैं कि ये मेन चीज क्या है, इट इज अ स्पेशल रिलेशन। ये एक रिलेशन है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से कि रिलेशन क्या चीज है। वेयर एवरी इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। मेन थिंग इज, इसको मैंने इसीलिए सर्कल कर दिया है, मेन पॉइंट इसमें वन है कि जिसमें हर इनपुट की एक आउटपुट होती है। सबसे मैंने सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखी है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझे कि ये हमारे पास ना फंक्शन एक इस तरह का ऑपरेटर है, ये हो गया जी फंक्शन। इस फंक्शन को यहां से जब आप कोई भी इनपुट देते हो, इनपुट मतलब आई डॉट पी इनपुट हो गया, आई स्लैश पी, ये हमें आउटपुट दे देगा उसकी, और जो हम इनपुट देंगे उसको हम कहेंगे एक्स, जो हमें आउटपुट मिलेगी उसको कहेंगे वाई। एक्स की वैल्यूज हम देते जाएंगे और हमें वाई का आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसे हमने कहीं इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं या इस तरह के ग्राफ आपने 9 में भी किए होंगे कि फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब इसमें अगर आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, मैं यहाँ पे एक अगर टेबल सा बना लूं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे y का आंसर देख रहा हूँ। ठीक है, तो x आप देखो क्या बना, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x अगर 1 पुट करें तो y इसका आंसर आया है 2। x की वैल्यू देखो, इनपुट मैंने क्या दी 1 और y क्या निकला है 2। फिर इसी तरह x को 2 पुट करूं यहाँ पे इसी फंक्शन में, x को 2 पुट करूंगा तो 2 इंटू 2 y क्या निकला 4, मतलब उसका डबल निकलेगा क्योंकि y इज 2 टाइम्स ऑफ x है ना। तो इसको 2 पुट करूंगा ये 4 निकलेगा, इसको 3 पुट करूंगा तो ये इसका डबल 6 निकलेगा। इसका मतलब है हर इनपुट पे मुझे एक आउटपुट मिली है। एक आउटपुट पे गौर किया गया है कि एक आउटपुट होनी चाहिए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपने 3 लिखा है तो 3 पे हमें जी 6 भी मिल गया और 3 पे हमें 4 भी मिल रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर 3 पे 6 और 4 दोनों लिख रहे हैं तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन हो सकता है। देखो पेयरिंग किस किस की हो रही है, ये सारा x है ये सारा y है। 1 पे क्या मिला है हमें 2, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिस पे मैंने क्रॉस डाला, ये 2 पे हमें क्या मिला 4, 3 पे क्या मिला 6। इनको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इस तरह से, 1 पे हमें मिला है 2, क्योंकि पहले क्या लिखा जाता है x, फिर क्या लिखा जाता है y। ठीक है, इसी तरह 2 पे क्या मिला है 4, 3 पे क्या मिला है 6। इसका मतलब है एक x पुट किया और उस पे एक y मिल गया, एक y मिल गए। ठीक है, y इसमें क्या है आउटपुट है और x क्या है इनपुट है। तो ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें हमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिले उसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, बस सिंपल आपने याद रखना है कि जब भी इस तरह से बने होंगे, आगे इस तरह की ना फिगर बनी होगी यूं ऐसे वर्टिकल सर्कल से बने होंगे, ठीक है एलिप्स टाइप, तो 1 पे यहां से एक ही मैप करना चाहिए। इसको कहते हैं मैप करना। 1 मैप कर रहा है 2 के ऊपर, ठीक है, इसी तरह 2 मैप कर रहा है 4 के ऊपर। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे किसी एक नंबर से 2 मैप कर जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे अगर 8 लिखा हुआ है तो यहाँ से इधर चला गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है और उस पर कोई मैप ही नहीं किया, मतलब यहाँ से कोई लाइन ही नहीं निकली, कोई लाइन ही नहीं निकली, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि हमारे लिए क्या जरूरी है कि अगर आप पहले x और बाद में y बनाते हो, हमेशा ऐसे ही होगा, तो हर एक में से एक एक लाइन निकलनी चाहिए। किसी में से 2 भी नहीं निकल सकती, 2 भी अलाउ नहीं है, और किसी में से 0 भी नहीं निकल सकती कि कोई निकल ही नहीं रही। हर एक में से क्या निकलनी चाहिए, एक लाइन निकलनी चाहिए। एक लाइन अगर निकलेगी तो वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये मैं फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, और फिगर से ही आपको सबसे इजीएस्ट वे है टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन रिलेशन इज फंक्शन और नॉट। ठीक होगी बात। अब एक और चीज भी यहां पे नोट कर लेते हैं कि इसमें रिलेशन क्या होता है।
रिलेशन होता है कि जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, एक्स और वाई पेयर में लिखे हों। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या लिखा है 1 2, फिर आगे लिखा है 2 4, फिर लिखा है 3 6, उसके बाद लिख लूँ मैं 3 7, उसके बाद लिख लूँ 3 8। ये सारे रिलेशन तो हो सकते हैं कि 3 के साथ किसी का भी पेयर बना लो, लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 से 6 पे भी जा रहा है, 3 से 7 पे भी जा रहा है, 3 से 8 पे भी जा रहा है। इसका मतलब है एक नंबर से 2 3 जगह पे चला गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है फंक्शन में। इसीलिए फंक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। और डेफिनेशन में जरा गौर से देखो, फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशन का मतलब है इट इज अ रिलेशन बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन क्या है वो आगे लिखी हुई है। एवरी इनपुट हैज 1 आउटपुट। आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक होगी बात, यहां तक फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इसमें से कोई भी चीज आ सकती है, यूं पेयर की फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है, ये जो मैंने बनाया ये सारे पेयर्स, और ऐसे फिगर भी बनी हुई हो सकती है। ठीक होगी बात, ऐसे इक्वेशन भी लिखी हुई हो सकती है, उससे भी हमें सॉल्व करना आ सकता है। तो कोई भी चीज आ सकती है, लेकिन आपने मेन फोकस रखना है इसकी मेन डेफिनेशन पे कि हमने वो सेटिस्फाई करानी है। ठीक होगी बात। अब इस पे आ जाते हैं फंक्शन की डिफरेंट जो टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी टाइप है। ये आपने रिस्ट्रिक्शन याद रखनी है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ, ये रेड से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप सर्कल कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 लाइंस भी नहीं जा सकती, 2 लाइंस पे भी मैंने क्रॉस डाला है, और 0 लाइन भी नहीं जा सकती, कि किसी में से कोई लाइन ही नहीं जा रही, एक्स में से बनाया हुआ और कोई लाइन ही नहीं जा रही, ये दोनों नहीं जा सकती। हमेशा कितनी लाइन जानी चाहिए? 1 लाइन जानी चाहिए। ठीक होगी बात। तो ये आपको रिस्ट्रिक्शन ये याद रखनी है कि ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगी और बार बार यूज हो। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शन की टाइप्स पे। फंक्शन की टाइप्स क्या है जी? फंक्शन की 4 टाइप्स हैं। ठीक है, मेन जो 4 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वो टाइप्स हैं, सबसे पहले मैं एक तरतीब से बनाऊंगा, वो आपके लिए समझना आसान होगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनटू फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, फिर आ जाता है हमारे पास 1 to 1 फंक्शन, और फिर आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव Bijective is also named as collection of these two, 1 to on to and 1 to 1। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? Bijective on to and 1 to 1, ये दोनों मिला दो पिछले, तो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। खैर डिटेल पे आते हैं, फिर समझ आएगा। सबसे पहला और इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में हमारे पास, मैं सारे फिगर से समझाऊंगा और एक्सरसाइज भी हम फिगर से ही करेंगे, सबसे इजीएस्ट है फिगर। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है जी x और ये लिखा है जी y, ठीक है, यहाँ पे 1 2 डेफिनेशन में मैं बताऊंगा, डोमेन, रेंज और को डोमेन की। वो फिगर से ही अच्छी समझ आती है, इसलिए मैंने पहले फिगर समझा रहा हूँ, फिर इसमें डेफिनेशन। सबसे पहले तो आपकी डोमेन होती है जो x की वैल्यूज है ना, x की वैल्यूज, ये हमारे पास आ जाती है डोमेन। इनपुट मतलब जो इनपुट होती हैं इसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, और जो हमारे पास आती हैं आउटपुट, आउटपुट को क्या कहते हैं जी? कोडोमेन। इसको क्या कहते हैं? कोडोमेन। सॉरी, आउटपुट को क्या कहते हैं? रेंज। जो इस इनपुट पे आउटपुट हमें मिल रही होती है, आउटपुट को क्या कहते हैं? रेंज। मतलब इन शॉर्ट, डोमेन जो है, एक्स की वैल्यूज जो है वो क्या है? डोमेन है, और वाई की क्या होती है जी? रेंज होती है। यहाँ तक हो गया कोड डोमेन की। इसके अंदर जब फंक्शन बनाऊंगा उसकी मैं वहां से फिर समझाऊंगा कि कोड डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जी, सो यहाँ पे मैं x की वैल्यू सपोज कर लेता हूँ अपनी, अभी मर्जी की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है A B C, ये 3 आ गए, और यहाँ पे आ जाता है D F, कर लो या नंबर्स कर लेते हैं यहाँ पे बेशक, 1 2 और 3 यहाँ पे आ गए। ठीक होगी बात। अगर आपका A मैप कर रहा है 1 पे, जिस तरह भी हमने पीछे किया था ना, 1 पुट करते तो 2 आ रहा था, 2 पुट करते 4 आ रहा था, इस तरह से मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट वाले पुट किया तो हमारे पास 1 आ रहा है आंसर, सेकंड पुट किया तो हमारे पास ये आ रहा है, थर्ड पुट किया तो हमारे पास उसमें भी ये आ रहा है। अब यहाँ पे
क्या चीज आ रही है, एक तो हमारे पास ये जो y फंक्शन है, y वाली जो फिगर बनी हुई है, इसके अंदर ये बच रहा है, ये कौन सा एलिमेंट बच रहा है, 3 एलिमेंट हमारे पास बच रहा है। ये किसी की भी मैपिंग नहीं है, मतलब कोई भी विषय इसके ऊपर मैप नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास आउटपुट में एक बच भी रहा है एक चीज, दूसरा क्या काम हो रहा है कि बी और सी दोनों एक के ऊपर ही मैप कर रहे हैं, दोनों टू के ऊपर मैप कर रहे हैं, दोनों टू के ऊपर मैप कर रहे हैं। इसका मतलब ये सबसे रफ पैटर्न होता है। ये रफ पैटर्न मतलब इसको कहते हैं इनटू। इसके बाद मैं एक एक चीज बेहतर करता जाऊंगा, फिर वो आपके नेक्स्ट टाइप्स बनती जाएंगे, वो समझाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैं कह रहा हूँ सबसे रफ पैटर्न है। दूसरे में ऑन टू अगर हम ये तो इनटू हो गया, सॉरी, ऑन टू अब अगर हम लें तो उसके लिए एक्स लेते हैं, उसके लिए एक ले लेते हैं एक्स। इसी तरह ए बी सी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ए बी सी और 1 2 3 मैंने क्यों लिया है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये ए बी सी की बजाय आप 1 2 3 ले लेते, आगे 2 3 4 5 6 ले लेते, वो भी कर सकते थे, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, दूसरा हमने लिया वाई। मेन आपने फिगर की लाइनिंग को देखना है, मेन ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वाई में मैं ले लेता हूं, इसी तरह मैं नंबर फिलहाल यही ले रहा हूं 1 2, सिर्फ 1 2। आपका ए मैप कर रहा है इसके ऊपर, बी मैप कर रहा है इसके ऊपर, और सी भी इसके ऊपर मैप कर रहा है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि हमारे पास आउटपुट में कोई एक्स्ट्रा बच नहीं रहा, आउटपुट में कोई एक्स्ट्रा बच नहीं रहा। ये ऑन टू फंक्शन होता है। पहले वाले में क्या था, आउटपुट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बच रहा था, और उसके साथ साथ दो नंबर ऐसे थे बी और सी जो कि एक ही चीज के ऊपर मैप कर रहे थे। फिर ऑन टू में क्या हुआ, मैप तो दो एक पे ही कर रहे हैं, लेकिन बचा कोई नहीं। अब ठीक होगी बात, तो एक इंप्रूवमेंट होगी, मतलब कुछ बचा नहीं आउटपुट में। तीसरा आ जाते हैं 1 to 1। 1 to 1 हमारा क्या होगा कि इसमें हमारे पास ये x लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है जी y, ठीक है। इसमें हमारे पास होगा a b c, और इधर आ जाएगा 1 2 3 4 भी आ जाएगा। क्या करेंगे, ए मैप कर रहा है 1 के ऊपर, बी मैप कर रहा है 2 के ऊपर, सी मैप कर रहा है 3 के ऊपर, लेकिन एक बच गए। अब लेकिन इसमें एक क्या चीज बेहतर हुई है, ये बेहतर हुई है कि कोई भी दो एक के ऊपर मैप नहीं कर रहे, सारे अपना अपना 1 to 1, इसलिए इसको नाम ऐसा दिया हुआ कि 1 to 1। एक मैप कर रहा होगा एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर, कोई आपस में मैच नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आउटपुट में एक बच जाएगा, आउटपुट में एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट हुई है, यहाँ पे मैपिंग कोई दो एक के ऊपर नहीं हुई, वो अपने अपने हुए हैं, बिल्कुल क्लियर एक स्ट्रक्चर बना है, लेकिन एक चीज क्या हुई है, आउटपुट में हमारा एक बच गया, ये 1 to 1 में आ जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में ऑन टू और 1 to 1 को ज्वाइन करो तो ये बाइजेक्टिव बन जाता है। ऑन टू और 1 to 1 को कैसे ज्वाइन करेंगे, ऑन टू का मतलब ये है, ऑन टू में हमने क्या देखा था, कोई बचता नहीं है, और 1 to 1 में हमने क्या देखा था कि दोनों एक के ऊपर सारे अपना अपना मैपिंग करते हैं, अलग अलग कोई ऐसा नहीं होता कि दो एक के ऊपर मैप कर रहे हो। तो ऑन टू ये बाइजेक्टिव का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, समझो कैसे, ए बी सी एंड 1 2 3, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, और ये इसके ऊपर मैप कर रहे, ठीक होगी बात। क्या मतलब, आपका कोई बचा है आउटपुट में, नहीं, कोई भी नहीं बचा, कोई रिपीट भी नहीं हुआ कि दो एक के ऊपर मैप कर रहे हैं, तो ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर आपका अलग अलग मैप कर रहे हो और कुछ बचे भी ना, तो उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर होगी बात। ये चार हमारे पास टाइप के फंक्शन है। अब आपने कोई भी ऐसा देखना है तो उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इन टू में और 1 to 1 में दोनों में बच रहा है, ऑन टू में बचता नहीं है, ऑन टू में सिर्फ ये क्या है, दो एक पे मैप करते हैं, लेकिन बाइजेक्टिव सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक होगी बात, यहां तक क्लियर है। लास्ट में डेफिनेशन बता रहा हूं, डेफिनेशन क्या है, इससे डेफिनेशन अच्छी समझ आएगी कोडोमेन की, ये 1 to 1 से समझा रहा हूं। इसमें हमारे पास जो रेंज है, रेंज वो होती है जो आउटपुट होती है। आउटपुट जरा गौर से देखो, रेंज हमारे पास क्या है, जब मैंने ए पुट किया तो आउटपुट क्या मिली 1, जब मैंने बी पुट किया तो आउटपुट क्या मिली 2, सी पे क्या मिली आउटपुट 3। इसका मतलब मुझे टोटल 3 आउटपुट मिली है, एक मिली है 1, एक 2 मिली है और एक 3 मिली है। ये तीनों आउटपुट मिली हैं जो 3 यहाँ पे ए बी सी थे उसके कोरस्पॉन्ड। लेकिन इसकी कोडोमेन में लिखूंगा तो कोडोमेन पूरा वाई सेट लिखा जाता है। कोडोमेन जो है
वो आपका पूरे का पूरा वाई सेट लिखा जाता है। मतलब चाहे वो पीछे किसी पे मैप नहीं किया वो भी लिखा जाएगा, 4 भी लिखा जाएगा, 1 2 3 4। तो ये होती है कोड मेन। कोड मेन होती है कि सारे का सारा जो नेक्स्ट ये जो सर्कल के अंदर आ जाता है ना, इस सर्कुलर शेप जो है, ओवल शेप कह लो, ये जो भी कह लो, ओवल शेप कह लो, तो इसके अंदर जो सब आ जाते हैं इसको कहते हैं कोड मेन। फर्स्ट वाली में जो सब आते हैं उसको क्या कहते हैं, डोमेन। सेकंड वाली में जो सारे आते हैं उसको रेंज कहते हैं। और जहां जिसके ऊपर मैपिंग हो रही होती है, मतलब कि एरो जिसके ऊपर गए होते हैं, जो हमें आउटपुट मिल रही होती है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, रेंज। यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं कि जो रेंज है, रेंज हमेशा सबसेट होती है कोड डोमेन का। को ऑब्जेक्टिव में भी ये बात आती है कि रेंज हमारे पास क्या है, 1 2 3, और कोड डोमेन क्या है, 1 2 3 4। तो रेंज हमेशा उसका सबसेट होती है या उसके अंदर उसी का एक पार्ट होती है। रेंज जो है वो कोड डोमेन का ही एक पार्ट है। कोड डोमेन पूरा सेट है और रेंज उसमें से सिर्फ 3 एलिमेंट। ठीक होगी बात। तो ये सारी आपको क्लियर होगी होंगी कि सारी जो टाइप्स हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। इफ 2 4 6 8 and 1 3 5 which of the following relations are function from A to B। अच्छा, इसमें टाइप नहीं उन्होंने पूछी हुई, ये ज्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या चीज बताई थी ऊपर, मैंने ये बताई थी कि आपकी 2 लाइंस भी नहीं जानी चाहिए, 2 लाइंस भी नहीं जानी चाहिए, और 0 लाइंस भी नहीं जानी चाहिए, कि ऐसा भी ना हो कि किसी में से 0 लाइन जा रही है। ये 2 नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, हमेशा हर इनपुट में से एक लाइन ही जानी चाहिए थी। ये हमारा सही था, ऐसे ही था। अब हम इसका, इसलिए मैंने बताया जब आप फिगर बना के करोगे तो एक स्टेप में आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। देखो सेट ऊपर दिया हुआ हमें, ए क्या दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी क्या दिया हुआ है 1 3 5। अब मैं R1 लिखा हुआ है रिलेशन। रिलेशन मैंने आपको बताया था, रिलेशन होता है कि कोई भी 2 पेयर कर दो, 2 के साथ 3, 2 के साथ 7 कर दो, 2 के साथ 8 कर दो। रिलेशन सब होते हैं, एक्स और वाई दोनों बात जोड़ के लिख दो तो आपका पेयर ऑर्डर्ड पेयर में लिख दो तो वो रिलेशन होते ही होते हैं। लेकिन फंक्शन के लिए बस ये आपने रिस्ट्रिक्शन देखनी होती है, ये जो मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी है, पहले भी लिख चुका। ठीक है, मैं इसकी फिगर बनाता हूं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये सारे x हैं और ये अगला लिख लेता हूँ y है। इसका भी एक सर्कल बना लेता हूँ और इसकी भी एक शेप बना लेता हूँ। ठीक है, x के अंदर x कौन से होते हैं, पहले वाले x होते हैं सारे, सारों का जो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो x होता है। नेक्स्ट क्या होता है, सारा y। ठीक है, तो x के अंदर मैं पुट करता हूँ, क्या आ जाएगी 2, x का 2 है और y का 3 है। x के साथ 2 के साथ 3 पेयर हुआ है, इसका मतलब है 2 मैप कर रहा है 3 के ऊपर, तो आप x से एरो निकालोगे किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बल्कि एक और काम ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए, सबसे पहले सारे x लिख लो, सारे x इस x के अंदर लिख लो। x क्या है 2 है, फिर 6 8 और 4, 2 6 8 और 4, ये सारे x आगे। y देखते हैं क्या है, y है जी 3 5 3 और 1, 3 5 3 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, ये आपने चीज याद रखनी है। यहाँ पे 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। डोमेन में भी इसी तरह होगा, अगर 2 2 2 बार आ रहा है तो वो 2 बार नहीं लिखेंगे, वो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 2 3 5 और 1 लिख लिया। अब मैं मैपिंग करता हूँ, 2 इज मैप्ड ऑन 3, 2 को 3 पे एरर ले गया। उसके बाद 6 5 पे जा रहा है, 6 कहाँ पे जा रहा है जी 5 पे। ठीक है, उसके बाद क्या है जी 8 जा रहा है 3 के ऊपर, 8 किसके ऊपर जा रहा है जी 3 के ऊपर। लास्ट क्या है जी 4 किसके ऊपर जा रहा है 1 के ऊपर, तो 4 जा रहा है 1 के ऊपर। अब मेन चीज मैंने क्या बताया कि हमने फंक्शन की टाइप तो देखनी नहीं है, वैसे ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन देखो तो वो सेटिस्फाई हो रही है, कोई बच भी नहीं रहा और 2 1 के ऊपर भी मैप बीच में हुआ है। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा ये फंक्शन है या नहीं है, जस्ट फंक्शन बताना है। फंक्शन के लिए बस और कुछ भी नहीं देखोगे, सिर्फ ये देखोगे, सबसे आसान तरीका कि 2 लाइंस किसी से गई हैं, देखो जरा गौर से, सिर्फ इसको देखना है, वाई को देखना ही नहीं है, सिर्फ आपने ये पोर्शन देखना है, जो एक्स वाला सारा पोर्शन है ना, ये इसके ऊपर मैं डॉटेड बना रहा हूं, इसको देखना है। क्या किसी में से 2 लाइंस निकली हैं,
नहीं, सब में से एक लाइन गुजरी है, तो इसका मतलब है सब में से एक लाइन गुजरी है। क्या ऐसा है किसी में से कोई लाइन ना गई हो? तो ऐसा भी नहीं है। तो सब में से एक लाइन गई है, दो नहीं गई, जीरो भी नहीं गई, इसका मतलब ये क्या है? इट इज अ फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो जस्ट आपने स्ट्रक्चर बनाते जाना है और उसके सामने लिखते जाना है कि फंक्शन है या नहीं है। डोमेन में सिंपल सी बात है, फर्स्ट एलिमेंट कहीं पे भी रिपीट हो जाए, अगर शॉर्ट आपने डायरेक्टली बताना हो, अब ये 6 और 6 रिपीट हो गया, तो डोमेन का जहां पे रिपीट हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं रहता है। ठीक है? नहीं, अपने पास पॉइंट भी लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ डोमेन एलिमेंट इज रिपीटेड देन इट विल नॉट बी अ फंक्शन। खैर एक और इसी तरह बना दें एक्स और वाई, तो यहाँ पे बनेगा एक्स हमारे सारे लिखो 2 6 8 और 6 दोबारा आ गया, तो 2 6 और 8 सिर्फ लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद वाई बनाएंगे, वाई सेकंड वाले 3 1 3 5, 3 1 3 दूसरी बार बोला हुआ तो वो नहीं लिखेंगे, फिर 5 लिख देंगे। अब मैं सारी मैपिंग कर रहा है, 2 किस पे मैप कर रहा है? 3 पे, 2 से एरो ले गया 3 पे। 6 किस पे कर रहा है? 1 पे, 6 पे 1 पे ले गया। फिर 8 किस पे कर रहा था? 3 पे, 8 ले गया जी 3 पे। लास्ट क्या था? 6 5 पे कर रहा था, तो 6 किस पे ले गया? 5 पे। अब यहां पे अगर हम देखें तो 6 से कितनी लाइंस निकली हैं? 6 से निकली है 2 लाइंस, 2 लाइंस निकली है, इसका मतलब है 2 लाइंस तो अलाउ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ फंक्शन। बेशक पूरी रीजन भी आप लिख लोगे, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में वैसे ये चीज आती है, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 6 इज मैप्ड ऑन 1 एंड 5 ऑन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये पॉसिबल नहीं था। वी मस्ट हैव ओनली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। ठीक है? तो उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए फंक्शन नहीं है। ठीक होगा? उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आ गया x, ये हमारे पास आ गया y, सॉरी ये y आ गया। ठीक है? तो y हमारे पास क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? 2 6 एंड 8, y हो जाएगा 3 5 और 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, y हो गया। 2 किस पे मैप कर रहा है? 3 पे, फिर 6 किस पे कर रहा है? 5 पे, और 8 किस पे कर रहा है? 3 पे। यहां से देखेंगे इधर कितनी लाइन जा रही है? हर एक में से एक लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है, तो इसका मतलब वो क्या है? फंक्शन है। वो क्या हो जाएगा? फंक्शन। समझ आ रही बात? सिंपल हो जाएगा फिगर में, इसीलिए मैंने बताया लास्ट पार्ट है। इसी तरह x एंड y ड्रॉ करेंगे। x में 2 कितने है जी? x 2 6 8 4, 2 6 8 4। y बनाओ जी, y क्या बनेंगे? 3 3 3 1, तीनों 3 हैं, तो हम 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जितनी बार भी हो एक बार लिखते हैं, रिपीट नहीं होता। 3 और साथ क्या है? 1। अब ड्रॉ करते हैं 2 पे, 2 से किस पे जा रहा है? 3 पे, 2 से 3 पे जा रहा है, 6 से भी 3 पे जा रहा है, 8 से भी 3 पे जा रहा है, और 4 से किस पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है। बार बार ये चीज बता रहा हूं कि आपने राइट साइड देख के कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ लेफ्ट साइड पे फोकस रखना है। अगर आपने फंक्शन बताना है, टाइप बतानी हो, वहां फिर राइट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड से देखो, हर एक से एक एक लाइन गई है, अगर एक एक लाइन गई है तो विदाउट एनी डाउट इट इज अ फंक्शन। ये क्या हो जाएगा? फंक्शन। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक होगी बात? उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फिगर्स बनी हुई है। ठीक है? हमने उसकी टाइप बतानी है। अब आ जाते हैं टाइप पे, अब हमने उसकी टाइप बतानी है। ठीक है? टाइप कैसे बताएंगे? देखो यहां पे देखेंगे सेटिस्फाई किसकी डेफिनेशन का आ रहा है। यहां पे आपका देखो 2 किस पे मैप कर रहा है? 3 पे, 3 किस पे कर रहा है? 5 पे, 5 किस पे कर रहा है? 1 पे। इसका मतलब क्या हुआ? सारी चीजें 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आउटपुट में कुछ बचा है एक्स्ट्रा, कोई ऐसे होता ना कि आगे 7 लिखा हुआ है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होता, तो वैसा तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है आउटपुट में बचा तो कुछ भी नहीं है। अगर नहीं बचा तो हमने जो 4 टाइप्स पढ़ी है उसमें से किस किस में नहीं बचता था? ऑन टू में भी नहीं बचता था, और लास्ट थी बाइजेक्टिव, उस पे भी नहीं बचता था। ठीक है? अब वो मैंने जो फिगर बनाई होगी सारी, वो अपने सामने रखनी है, वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से मैंने वो सारी चीज समझाई है। लास्ट था बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में हमारे पास आउटपुट में कुछ बचता भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं होता था कि दो एक के ऊपर ही मैप कर जाए।
सबसे जो आपका स्मूथ स्ट्रक्चर होता था लास्ट, 2 भी किसी और पे मैप कर रहा है, 3 किसी और पे मैप कर रहा है, 5 किसी और पे मैप कर रहा है, तो दोनों ओवरलैप भी नहीं कर लेके दो एक के ऊपर मैप कर रहे हैं, और आउटपुट में कोई बच भी नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि आपका ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव। तो ये दोनों रीजन आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि कोई देयर इज नो ओवरलैपिंग एज वेल एज आउटपुट इज इक्वल टू कोड मेन। इसकी जो आउटपुट आ रही है ना तो कोई एक्स्ट्रा बच रहा है, इसकी कोड मेन क्या है, कोड मेन पूरा नेक्स्ट सेट होता था 1 3 और 5, 1 3 और 5। और रेंज इसकी क्या है, रेंज वो होती है जहां पे एरोज आ रहे होते हैं, आउटपुट को कहते हैं ना। तो रेंज क्या है, रेंज 2 की रेंज इसकी वो क्या है 1 3 और 5। तो रेंज भी किसके इक्वल है, रेंज इक्वल है कोड मेन के, कोड मेन भी 1 3 5 है, दोनों क्या है 1 3 5। तो दोनों ही सेम होती है, बाइजेक्टिव फंक्शन में दोनों सेम होती है। तो रीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादातर ये जो पेपर में आता है सिर्फ आइडेंटिफाई करने का 4 मार्क्स का नहीं देते, अगर आइडेंटिफाई करने के दें तो कम से कम भी 2 फंक्शन देते हैं, दोनों 2 2 मार्क्स के दे देंगे कि हाँ ये भी आइडेंटिफाई करो ये भी आइडेंटिफाई करो। तो स्ट्रक्चर बना देंगे और उसके साथ क्या कर देंगे, आपने ये लिख देना है कि कौन सा फंक्शन है और उसकी रीजन भी लिख देना, ठीक होगी बात। नेक्स्ट फंक्शन आप देखो क्या है जी, नेक्स्ट फंक्शन देखो ये 1 पे मैप कर रहा है 0 5 पे, ठीक है। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहो तो वो भी लिखा जा सकता है, 0 किस पे कह रहा है 5 पे, ये एक सेट है ना। इसी तरह 2 किस पे कह रहा है 7 पे। अब मेन चीज क्या है, तीसरा तो मैप ही नहीं कर रहा, इसमें से कोई लाइन भी नहीं निकली। अगर आपका इधर से 2 लाइंस निकले या कोई भी लाइन ना निकले तो वो दोनों हमने बताया था वो तो फंक्शन ही नहीं होते। फंक्शन के लिए जरूरी होता है एक लाइन निकलना, अगर लाइन ही निकल रही तो इसका मतलब वो तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन नहीं है तो उसकी टाइप कैसे बता सकते हैं कि कौन सी टाइप है, वो तो फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जस्ट आप लिख लोगे नॉट अ फंक्शन, तो टाइप वाला क्वेश्चन ही नहीं बनता आगे। क्लियर होगी बात। पार्ट 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो पहली चीज सबसे पहले फंक्शन देखा करो है या नहीं, तीनों में से एक एक लाइन गुजरी है निकल रही है, ये डोमेन की बात कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन जिसके ऊपर ड्रा की, तीनों में से एक एक लाइन निकल रही है जी, बिल्कुल तीनों में से एक एक लाइन निकल रही है, तो फंक्शन तो इसका मतलब है, फंक्शन है। तो आप देखते हैं आउटपुट में क्या हिसाब है। आउटपुट में हमारे पास एक बी मिल रहा है और एक सी मिल रहा है, 2 और 4 दोनों की आउटपुट में सी मिल रहा है। इसका मतलब है एक हमारा बच रहा है, बच रहा है कौन सा बच रहा है, ए बच रहा है, ए हमारे पास किसी की आउटपुट नहीं है। तो ये किस स्ट्रक्चर में होता था कि ए बचता भी था, ए कोई एलिमेंट बचता भी था एक चीज, और दूसरा 2 डिफरेंट एलिमेंट एक के ऊपर ही मैप कर रहे होते थे। सबसे पहली टाइप में था 1 इन 2 फंक्शन में, इन 2 फंक्शन में हमारा क्या होता था, एक आपका बचता भी था, एक बचता भी था और 2 एक के ऊपर भी मैप कर रहे थे। इसलिए जो शुरू में मैंने टाइप्स बताई हैं वो आपने पहले डिटेल में समझनी है, वो डिटेल में समझोगे तो फिर आप इजीली बता सकते हो कि हाँ ये आपका क्या है कौन सी टाइप बन रही है, वो फिगर्स आपने अच्छी तरह समझने, ठीक है। और जिस तरह से बता रहा हूं साथ आपने रीजन भी लिख देनी है, यही चीज कि यहाँ पे एक बच भी रहा है और एक हमारे पास ये क्या है उसके साथ क्या है मैप भी अलग अलग कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इवेल्युएट द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज मैं आपको बता दूं वैसे कि y इक्वल्स टू, अगर ये लिखा हुआ है फंक्शन 2x + 3, ये एक फंक्शन है। यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे y, मैं इसका सिंपल ही फंक्शन ले लेता हूँ फिलहाल, +3 नहीं करता आसानी के लिए। अगर मैं आपको बताया जिस तरह हमने पहले भी ये फंक्शन लिया है, x की वैल्यू 1 लूंगा तो y का आंसर आता जाएगा, 2 लूंगा तो y का आंसर आता जाएगा, मतलब जो x की वैल्यू पुट करूंगा y का मुझे एक आंसर मिल जाएगा। इसको आप y को ये इस तरह से भी पढ़ते हो f ऑफ x, क्या इसको पढ़ते हैं f ऑफ x, कि y इज द फंक्शन ऑफ x। f ऑफ x का मतलब क्या है, बेसिकली फंक्शन ऑफ x, सॉरी एक्स वाई लिख दिया, फंक्शन ऑफ x। और ये बात किसकी हो रही है,
y की हो रही है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है मैथमेटिकली, इस सर्कल को मैं मार्क कर रहा हूं, देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि y डिपेंड्स अपॉन x। x की मैं जो वैल्यू पुट करूंगा मुझे उस लिहाज से y का आंसर मिलेगा। मतलब y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। x में 1 पुट करूंगा तो y 2 हो जाएगा, x 2 पुट करूंगा तो y 4 हो जाएगा। इसका मतलब है y का आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ x पे। ठीक होगी बात। तो जब एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो तो उसको इस तरह से पढ़ा जाता है दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें मैं अगर कंप्लीट लिखूं तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि ये इस तरह से होगा, y is function of x, फंक्शन ऑफ x। ठीक होगी बात। इसीलिए y की जगह कई जगह आपका ये भी यूज होगा, y is also named as function of x, f of x। f of x का मतलब होगा फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी कि f मल्टीप्लाई और x के साथ, ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, ये है कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे पहला पार्ट कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या चीज बता रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ कैसे होगा। देखो सबसे पहले f ऑफ x, ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इफ f ऑफ x इज एक्स स्क्र माइनस 1/2x प्लस 3। अगर ये f ऑफ x की वैल्यू है तो हमने क्या फाइंड करना है, इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, f ऑफ 2 की। हमारा अगर गौर से देखो तो क्या आ गया, x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि f ऑफ x तो ये गिवन है, आप f ऑफ 2 निकालो, x की जगह क्या पुट करो, 2 पुट करो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सिर्फ आपने क्या करना है, जस्ट पुट x इक्वल्स टू 2, जस्ट ये पुट कर दोगे, x की जगह क्या पुट कर दोगे 2, क्या बनेगा, दिस फंक्शन विल बी f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर था ना, -1/2 इंटू 2 प्लस 3। कोई और मैंने चीज नहीं की, मैंने सिर्फ क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया 2 से। यहाँ पे x था, x की जगह क्या लिख दिया, एक्स स्क्वेयर था ना, तो ये बन गया 2 स्क्वेयर, -1/2 x था तो x की जगह क्या आ गया 2। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा, ये 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वेयर इज 4 -1 प्लस 3, 4 -1 3, यहाँ पे आगे कर लेते हैं 3 एंड 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 6, याद है। ठीक होगी बात, याद रखना यहाँ पे एक चीज आगे आपको काम आएगी, f ऑफ 2 क्या आया, 6 आया। ये वैल्यू किसकी जगह पुट हुई थी, ये सारी ये पुट हुई थी x की जगह, ये x आया है और ये इसका y आया है, ये इसका क्या आया है, y आया है। y होता है आंसर। हमने शुरू से क्या पढ़ रहे हैं, x हमारी इनपुट होती है और y आउटपुट होती है। x आप उसमें पुट करते हो और जो आंसर निकलता है उसको क्या कहते हैं, y। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। ठीक होगी बात, ये चीज आगे आपको काम आएगी, आगे कई पार्ट्स में काम आएंगे। देखो अब मैं वही चीज फंक्शन वही ले रहा हूं, फंक्शन मेरे पास वही है जो शुरू में लिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हो ना, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्र -1/2, वो एक ही क्वेश्चन है और उसके आगे डिफरेंट पार्ट है x प्लस 3। तो मैंने क्या करना है, f ऑफ -1 फाइंड करना है, तो जस्ट क्या करूंगा, रिप्लेस, यहाँ पे बल्कि मैं लिख देता हूँ ज्यादा बेहतर हो गया, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कि हमने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू -1, x इक्वल टू -1 पुट करोगे क्या बन जाएगा, f ऑफ -1 इक्वल्स टू, x की जगह क्या आता जाएगा, लेफ्ट साइड पे भी देखो मैंने x की जगह क्या लिख दिया जी -1, राइट साइड पे -1 का स्क्वायर देन -1/2 और x की जगह दोबारा क्या आ जाएगा -1 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करो क्या बन जाता है, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज +1 देन प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा देन +3। ठीक होगी बात, उसके बाद क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या बनेगा एलसीएम, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम ऊपर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी, सिंपल 1
एंड देन प्लस 3 इंटू 2 ये आ जाएगा 6। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 6 और डिवाइडेड बाय फॉर 2 प्लस 1 3 3 प्लस 6 9 9 बाय 2। तो f ऑफ -1 इक्वल्स टू 9 बाय 2। इसका मतलब x -1 पुट किया तो y क्या आ गया 9 बाय 2। ठीक होगी बात। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में भी f ऑफ 2/3 फाइंड करना है तो उसी तरह कोई और डिफरेंस नहीं है, जस्ट हम 2/3 x की जगह लिखते जाएंगे हर जगह। राइट साइड में हमें पता है क्या था x स्क्वायर की जगह 2/3 स्क्वायर -1/2 x था, x की जगह दोबारा क्या आ जाएगा 2/3 एंड देन प्लस 3 था। ये सारा मैंने क्वेश्चन में पुट किया है, x की जगह ये रिप्लेस किया है। क्या पहला स्टेप होगा इक्वल्स टू दिस इंप्लाइज दैट 2/3 का होल स्क्वायर है, 2/3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा 4/9, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, 2 से कैंसिल -1/3 एंड देन प्लस 3। अब नीचे डिनोमिनेटर नजर आ रहे हैं तो सारे कैल्शियम क्या बनता है, ये सारे कैल्शियम आ जाता है जी 9 और 9 एलसीएम जब आएगा तो 9 को सबसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है इससे कैंसिल, सिर्फ 4 बचेगा। फिर 9 को इससे भी करेंगे, फिर 9 को इससे भी करेंगे। ठीक है, एलसीएम का जो तरीका आप पढ़ रहे हो 3 1 जा 3 3 जा 3 इंटू -1 -3 देन 3 इंटू 9 9 इंटू 3 27 तो प्लस 27 क्या आ जाएगा इक्वल्स टू, अब नीचे आंसर नीचे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, इस पूरे को सॉल्व करो तो ये आ जाता है 28 डिवाइडेड बाय 9। सो f ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक होगी बात। लास्ट पार्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट कहीं कंफ्यूज होते हैं, ये हमने फाइंड करना है। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। ये क्वेश्चन में फंक्शन लिखा होता है एक्स स्क्वायर -1/2x प्लस 3, ये फंक्शन लिखा होता है। अच्छा गौर करना है आपने कि जहां पे x लिखा हुआ है ये x, यहां उधर क्या लिखा हुआ है x की जगह ये पूरा लिखा हुआ है t+1, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ t+1। इससे पहले यहाँ नंबर लिखे हुए थे, 1 भी लिखा -1 लिखा था, 2 लिखा था, जो भी लिखा था सिर्फ नंबर लिखे हुए थे। आपने x की जगह अब पूरे का पूरा t+1 रिप्लेस करना है। x की जगह t+1 लिखा हुआ ना t+1, तो हम क्या लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू t+1। अब हर जगह यही पुट होगा, जहां जहां भी x होगा उधर क्या पुट होगा t+1। सो इक्वेशन ये क्या बनेगी, ये देखो ये पूरी इक्वेशन क्या बनेगी x f ऑफ सबसे पहले x है तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय t+1 इक्वल्स टू x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब है t+1 का स्क्वायर देन -1/2, फिर दोबारा से x है तो दोबारा से x की जगह t+1 प्लस 3। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। फार्मूला ओपन करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब है 2 इंटू टी इंटू 1 तो 2t बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं हो जाता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला ओपन हो गया। नेक्स्ट क्या होगा माइनस एज इट इज बेशक रहने दो 1/2 इंटू t+1 एंड देन प्लस 3। अब हम लेते हैं एलसीएम, इस सारे का एलसीएम क्या आएगा जी, इस सारे का एलसीएम आ जाएगा 2 क्योंकि और तो कुछ है नहीं, तो 2 को अब सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस सब से यहां तक हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं अलग अलग सब के साथ नहीं शो कर रहा, एक ही बार। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, रफ सा लिख रहा हूं। तो 2 इंटू टी स्क्वायर क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2t क्या बन गया 4t, देन 2 इंटू 1 क्या बन गया 2, देन 2 इंटू दिस टर्म, जब इस टर्म से होगा तो ये 2 और ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये ऊपर वाला बचेगा -1 इंटू, अच्छा -1 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन चेंज हो जाएगा -t एंड -1, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई किया और 2 जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ था वो बेसिकली इससे क्या हो गया
कैंसिल हो गया, तो जस्ट माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट टर्म है 3, उसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो उसके साथ भी कुछ कटिंग नहीं होगी, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई ही होगा, क्या आ जाएगा आंसर 6। यहां तक क्लियर हो गया। जस्ट अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू टी स्क्वायर वाले और कोई टर्म नहीं है तो बन जाएगा एज इट इज 2t स्क्वायर, फिर 4t माइनस टी, 4t माइनस टी क्या बन गया 3t। उसके बाद 2 माइनस 1 कितना बना 1, 1 प्लस 6 7, 1 प्लस 6 7 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है जी 2, सॉरी 2 आ रहा है, नीचे आ जाएगा 2। सो एफ ऑफ t प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन जरा आपने गौर से समझना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने x और y भी प्रॉपर एक नंबर की फॉर्म में सेट लेना है। उसके बाद हमने एक फंक्शन दिया हुआ है और उसके ऊपर पूछा हुआ है कि क्या ये इंजेक्टिव है और बाइजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा बाइजेक्टिव तो हम पढ़ चुके हैं, इंजेक्टिव जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, वो आपका n2 का और 1 to 1 का कॉम्बिनेशन होता है। ये भी चीज शायद पहले हमने लिखी, n2 और 1 to 1 इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 1 to 1। ठीक होगी बात, इन दो का कॉम्बिनेशन होता है। खैर आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको डिटेल आइडिया हो जाएगी कि क्या चीज मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं इफ x इज सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ x 6। पहले तो हम सेट x लिख देते हैं, x है क्या सॉल्यूशन, x हमारे पास आ जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। देखो 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 के टेबल पे जाता है तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 भी है, 3 भी है और 6 इटसेल्फ खुद भी है। इसका मतलब यह है कि 1 2 3 और 6 बनते हैं, लेकिन उन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब वो नंबर्स जो कि प्राइम नंबर भी हो। तो वो हमारे पास आ जाते हैं 2 3, 2 3 हमारे पास नंबर ये है ना 2 3 5 7 11। तो 2 और 3 दो ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि 6 के फैक्टर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं, इसलिए हमारे पास x सेट आ जाएगा 2 और 3। यहां तक हो गया क्लियर। उसके बाद लेते हैं y क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब y आप क्या लोगे, पहले 3 नॉन नेगेटिव में आ जाता है 0 1 2, 3 बोले में। दूसरी चीज बता दूं आपको कि 0 आपका जब भी बोला जाए 0 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसको पढ़ा जाता है 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। उसको पॉजिटिव भी नहीं कहते, उसको नेगेटिव भी नहीं कहते, इसको बस हम क्या कहते हैं नॉन नेगेटिव। तो फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव, तो पहला तो 0 हो गया, फिर उसके बाद दूसरा इंटीजर 2 1 हो गया और तीसरा 3 होगा, तो ये मेरा आ गया y। ठीक होगी बात। अब हमने बताना क्या है, दो x और y ले लिए, चेक वेदर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन डिफाइंड कैसे किया हुआ, पहले तो ये देखना पड़ेगा, इज इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। फिर हमने बताना है कि भाई ये इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, फिर हम उसको देखेंगे भाई कौन सा फंक्शन बन रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये फंक्शन समझना पड़ेगा ये है क्या सबसे पहले। अच्छा x इंटू वाई, x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह है, एक चीज मैं बता दूं कि जो फंक्शन लिया जाता है ना, ये एक रिलेशन का सबसेट होता है। सबसे पहले जिस तरह से आपने क्लास 9th में भी आप फाइंड करते होगे कि आपने कोई भी रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए पहले आप उनका क्रॉस लेते हो, x क्रॉस y लेते हो, जो दोनों थे ना x क्रॉस y, x ये है पूरा और y पूरा ये, इन दोनों का क्रॉस क्या होगा, पहले 2 को उसके साथ लिखेंगे सबके साथ ऑर्डर पेयर में 2 0, फिर 2 के साथ और कौन सा आएगा, 2 के साथ 1 आ जाएगा, 2 के साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 3 के साथ लिखोगे, 3 के साथ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 के साथ इसी तरह 1 आ जाएगा और 3 के साथ आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये सबसे पहले लिया जाता है अगर आपने कोई भी फंक्शन लेना हो। फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये बाद में हमें समझ आएगी जब पहले हम ये रिलेशन ले लेंगे, फिर हम इसमें चीजें चेक करेंगे कि कौन से ऐसे रिलेशन है जो इस स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x माइनस वाई का
की वैल्यू क्या आ रही हो, 1 आ रही हो। तो पहले x क्रॉस y लिया तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, जरी सी बात है, पहले में 2 थे, y में 3 थे, तो दोनों का क्रॉस लेंगे तो आपको पास 6 एलिमेंट आ जाएंगे। ये हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपने इस फंक्शन में वो तमाम एलिमेंट लिखने हैं इस फंक्शन में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जिसमें से x में से y माइनस करो तो 1 आ रहा हो। x में से y का मतलब है x होता है पहला एलिमेंट, y होता है दूसरा एलिमेंट, तो पहले में से दूसरा माइनस करो और आंसर 1 आए, इसमें सारे वो आ जाए। वो मैं लिखता हूं कौन कौन से, देखो पहला एलिमेंट है जी 2, दूसरा एलिमेंट है 0, तो 2 में से 0 माइनस करो तो क्या बचता है 2। इसका मतलब ये तो नहीं आएगा क्योंकि हमें दोनों माइनस करके जिसमें 1 आ रहा हो वो लिखना है। नेक्स्ट लेते हैं 2 एंड 1, 2 एंड 1, 2 माइनस 1 करो तो क्या आता है x माइनस वाई, मतलब इसका करो ना अगर तो 1 आता है, इसका मतलब है ये एक ठीक है 2,1, ये एक हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट 2 माइनस 2 करो वो भी 0 आता है, वो भी नहीं है। 3 माइनस 0 करो तो 3 आता है, ये भी नहीं है। 3 माइनस 1 करो तो ये भी 2 आता है, ये भी नहीं है। 3 माइनस 2 करो अगर आप x में से y माइनस करो इसका तो ये भी 1 आता है, इसका मतलब है 3,2 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारे पास इसमें क्या आ गए, दो, एक 2,1 आ गया और एक क्या आ गया 3,2 आ गया। अब ये मेरा हो गया जी फंक्शन डिफाइन, मेरा हो गया यहां तक काम। इसके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूं, 2-3 टिक लगाए मैंने यहां पे, आप देख सकते हो यहां तक हो गया काम। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ये इंजेक्टिव है या ये बाइजेक्टिव है। तो हमें पता है कि हमने बाइजेक्टिव बताना हो, इंजेक्टिव, इनटू, ऑनटू, जो मर्जी बताना हो, हमने समझा हो इस फिगर से कि हम बनाते हैं फिगर और फिगर से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका कौन सा पैटर्न आ रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, फिर उस स्ट्रक्चर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि है आइदर इट इज बाइजेक्टिव और ऑन टू और वट एवर टाइप ऑफ फंक्शन इट इज। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने का क्या तरीका पढ़ा है जी हमने, फिगर बनाने का हमने पढ़ा है जी तरीका कि सबसे पहले हम बना लेते हैं x, फिर बनाते हैं नेक्स्ट वाले में इधर बना लेते हैं जी y, x और y बन गया। अब x वाले में सारे पहले एलिमेंट लिख लेते हैं 2 और 3, 2 और 3, और y में क्या लिख लेते हैं दूसरे एलिमेंट, दूसरा कौन कौन सा है जी 1 और 2, 1 और 2 यहां पे आ गया। अच्छा अब आप देखो कि 2 आपका जा रहा है किस पे मैप कर रहा है 1 के ऊपर, 2 के साथ पेयरिंग 1 की हुई है और 3 के साथ किसकी हुई है, 3 के साथ पेयरिंग हुई है 2 की, ऐसे ही है। अच्छा हाँ एक और चीज में हमने मिस किया, वो ये है कि क्वेश्चन में हमारे पास x और y दिए हुए थे। हाँ क्वेश्चन में तो x y दिए हुए थे, x था 2 और 3 था, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके लिए इजीली आइडेंटिफाई हो सके। क्या है जी, ये मेरे पास x था रेड से हाईलाइट, और ये मेरा क्या था y था। तो x तो 2 और 3 था, लेकिन y मेरे पास एक और एलिमेंट है 1 2 के अलावा 0 भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर लिख रहे हो या नीचे लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 0 को ऊपर भी लिख लो नीचे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मसला नहीं होता। देखो अब आप देखो तो आपका ये क्या आ रहा है 2 1 पे मैप कर रहा है, 3 किस पे मैप कर रहा है 2 पे, लेकिन 0 आपका बच गया। अगर 0 बच जाए, पहली चीज बाइजेक्टिव था सबसे लास्ट वाला, और सबसे लास्ट वाला सबसे स्मूथ स्ट्रक्चर था, उसमें कुछ बचता भी नहीं था और एक एक पे मैप होता था। यहां से एक चीज तो कन्फर्म होगी, तो बाइजेक्टिव तो नहीं है क्योंकि इसमें एक बच गया। बाइजेक्टिव नहीं है तो ये हमारा बनता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव में ये होता था कि 1 to 1 होता था और 1 to 1 में एक बच भी जाता था। इंजेक्टिव हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा है, इंजेक्टिव क्या है, इन टू भी होता है और 1 to 1 भी होता है। 1 to 1 भी है, एक एक पे मैप भी कर रहा है, ऐसे ही है, ये देखो एक एक पे मैप भी कर रहा है और एक बच भी रहा है, और एक बच भी रहा है, इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा फंक्शन, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव समझ आ रही बात। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फंक्शन, ठीक होगा बात। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमने क्या करना है, इफ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू t माइनस ax, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड t। सबसे पहले मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ, एक ये मैंने फाइंड करना है a और मैंने फाइंड करना है t, ये दोनों चीजें मैंने जो ब्लॉक लगाई ये फाइंड करनी है। इफ 0 एंड 2 आर इमेजेस ऑफ, इमेजेस भी याद रखना है, इमेजेस का मतलब होता है आउटपुट,
ये आप अपने पास बुक पे भी लिखते जाओगे, नोट करते जाओ कि इसकी जगह आउटपुट भी लिखा हो सकता है, रिजल्ट भी लिखा हो सकता है, इमेज भी लिखा हो सकता है। इफ 0 and 2 आर इमेजेस ऑफ -1 and -1 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। रिस्पेक्टिवली जब भी वर्ड लिखा होता है इसका मतलब होता है कि पहले वाला जो आंसर दिया हुआ है वो पहले वाले से कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है। कि 0 पे हमें क्या है, 1, 0 के साथ लिंक इस 1 का है और 2 के साथ लिंक हमारा है जी, पहले के साथ पहले का लिंक है और दूसरे के साथ दूसरे का लिंक है। ये इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसको समझते हैं क्या बात इन्होंने की। इन्होंने ये कहा ए और टी तो फाइंड करना है, लेकिन मेन चीज ये इफ के बाद वाली समझने वाली है कि 0 और 2 इमेजेस हैं, इन दोनों के 0 किसका इमेज है? 0 इमेज है जी 1 का। इसका मतलब है 0 आउटपुट है जब आपने 1 इनपुट किया। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन की जो कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर आपका ये x दिए हुए हैं दोनों और ये दोनों दिए हुए हैं y, क्योंकि y ये इमेजेस है ना, ये लिखा हुआ है 0 and 2 आर इमेजेस। इमेजेस क्या होते हैं? आउटपुट। आउटपुट क्या होती है? y। और ये इनपुट है, इनके इमेजेस है। जब आपने 1 पुट किया है, 1 x जब आपने 1 पुट किया है तो y हमें उस टाइम क्या मिला है जी? 1 पुट करने पे y हमें मिला है जी 0। ये देखो 1 के साथ किसको करस्पॉन्ड किया है? 0 को। y हमें मिला है 0। और जब आपने x क्या पुट किया है? -1 पुट किया है। x क्या पुट किया है? -1। उस टाइम हमें y क्या मिल रहा है जी? 2। तो ये कंडीशन दी हुई है। जब हमने x 1 पुट किया तो y 0 दिया हुआ है, जब x -1 पुट किया तो आंसर क्या दिया हुआ है? 2। अब इसको दूसरी अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास ये दो कंडीशन है, दैट f ऑफ x 1 पे y हमें क्या मिल रहा है? 0। और एंड f ऑफ -1 पे हमें क्या मिल रहा है? y। मैंने पहले ही बताया था, यहां पे जो लिखा जाता है वो होता है x की वैल्यू, और यहां पे जो लिखा जाता है किसकी वैल्यू होती है? राइट साइड पे जो इक्वल रिजल्ट आता है वो किसकी वैल्यू होती है? y की। इसी तरह ये किसकी वैल्यू होगी? x की, और ये किसकी होगी? y की। तो इस x पे ये y मिल रहा है और इस x पे ये y मिल रहा है। ये दोनों कंडीशन हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये जो ऊपर दिया हुआ ना मेन f ऑफ x जो फंक्शन दिया हुआ है, दोनों 1 बाय 1 इसमें डालेंगे और वहां से a और t फाइंड हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन हमें देखो क्या दिया हुआ है। फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू t माइनस ए एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक होगी बात? तो मैं ये फंक्शन ले रहा हूं, नीचे यूज कर रहा हूं फंक्शन। मैं 1 बाय 1 दोनों कंडीशन करता हूं। पहले मैं ये वाली सॉल्व कर देता हूं। ये कंडीशन क्या है? मैंने x क्या लेना है? ये, और y ये पुट करना है। मैं यहां पे लिखूंगा f ऑफ x की जगह मैं पुट करूंगा जी 1 इक्वल्स टू, अब x की जगह हर जगह मैं सिर्फ 1 पुट करता जाऊंगा। t की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, a की भी मुझे नहीं पता, लेकिन x की मुझे पता है। x मैंने अभी क्या पुट किया है? 1। और f ऑफ 1, f ऑफ 1 का आंसर क्या है? f ऑफ 1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ 1 की जगह मैं इधर क्या पुट कर दूंगा? 0। इसकी जगह मैंने ये 0 पुट कर दिया है, मतलब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो मैंने इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनता है? t माइनस ए। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यूज किया। इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ था कि आप f ऑफ 1 की जगह क्या लिख सकते हो? 0। इसलिए मैंने लेफ्ट साइड पे f ऑफ 1 की जगह क्या लिख लिया? 0। तो इक्वेशन क्या बन गई? 0 इक्वल्स टू t माइनस ए। यहां से आप किसी a की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू, a की वैल्यू निकालो, क्या होगी? a उधर जाके माइनस ए, उधर जाके प्लस से हो जाएगा, तो ए क्या निकल आएगी? ए की वैल्यू निकल आएगी टी। अभी मेरी प्रॉपर नंबर की फॉर्म में नहीं निकली, लेकिन ये निकल आई है कि ए किसके इक्वल है? टी के इक्वल है। इसको भी मैं एक इक्वेशन का नाम ले देता हूं, ये भी मेरी यूज होगी बाद में। इक्वेशन नंबर 1 भी बनी हुई है, 2 भी बनी हुई है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम ले। ठीक होगी बात? अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करता हूं। यहाँ पे ये वाला जो नेक्स्ट हाफ है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। क्या बनेगा जी? एफ ऑफ x की जगह आप क्या पुट करूंगा? x की जगह, ये मेरा मेन फंक्शन था ना, ये वाला मेन फंक्शन। x की जगह मैं क्या पुट करूंगा?
आ जाएगा -1। ये मैंने x की जगह क्या पुट करना है, -1 इक्वल्स टू, राइट साइड पे देखो क्या है, t एज इट इज माइनस a एज इट इज, और x की जगह क्या पुट कर दिया है जी -1। यहां तक हो गया। दोबारा से f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 है, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा लेफ्ट साइड पे 2। राइट साइड पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, फॉर -1 की जगह 2 यूज किया। ये कौन सी इक्वेशन में गिवन था, ये इक्वेशन नंबर गिवन था 2 में, ये थी ना इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो इक्वेशन नंबर 2 में, और ये हमारी पहली जो थी ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मैंने यूज किया, तो मैं साथ में मेंशन कर दूंगा कि ये मैंने क्या यूज किया, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर हो गया। देखो आपने वैल्यू निकालनी है ना, सिंपल सी बात है, आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 में a इक्वल्स टू जो t आया हुआ है, उस a इक्वल्स टू t को यहां पे पुट कर दो, एक जगह क्या पुट कर दो, t। तो यहां पे क्या करो, पुट इक्वेशन 3 इन अबव इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लो, तो a की जगह पुट कर लो t। सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल जब आपके पास होते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो उन दोनों को एक वेरिएबल बनाओगे फिर वैल्यू निकलेगी। तो क्या बनेगा, 2 इक्वल्स टू t प्लस a की जगह भी क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 पुट किया, a की जगह क्या पुट किए, t। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 इक्वल्स टू t प्लस t 2t, और t क्या निकला, 2 तो जाके डिवाइड हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो t की वैल्यू क्या निकली, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू 1। इससे कट गया तो t क्या निकला है, 1। t की वैल्यू निकल आई। अब t की वैल्यू उठा के वापस कहां पुट कर दोगे, इक्वेशन 3 में, पुट t इक्वल्स टू 1, t इक्वल टू 1 निकला इन इक्वेशन 3। t की जगह 1 पुट करोगे तो a क्या निकलेगा, a इक्वल्स टू t की जगह भी क्या आ गया 1, तो a भी क्या निकला है, जाहिर सी बात है दोनों इक्वल है, तो t 1 आएगा तो a भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो इस तरह से मेरी वैल्यू निकल आएगी a की भी और t की भी। जस्ट दोनों में आपने कंडीशन पुट की है और उसको सिंप्लीफाई किया और आंसर निकाल, ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा जरा ध्यान से। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू mx प्लस c इज बाइजेक्टिव। इज f बाइजेक्टिव, यहां पे क्वेश्चन फुल स्टॉप है और ये पूछा हुआ इज f बाइजेक्टिव, कि क्या बाइजेक्टिव है नहीं है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आपने बाइजेक्टिव प्रूव करना हो तो बाइजेक्टिव के लिए आपको कितनी चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं। बाइजेक्टिव के लिए आपको प्रूव करना पड़ता है कि वो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। अब आप अगर उसको बाइजेक्टिव प्रूव करोगे और आंसर को जस्टिफाई करना, इसका मतलब है पहले 1 to 1 भी प्रूव करना पड़ेगा और फिर क्या प्रूव करना पड़ेगा, ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, 1 to 1 प्रूफ करने का, आगे कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि 1 to 1 प्रूफ करना हो तो उसके लिए मैं यहां पे नीचे, इसी के नीचे उसकी रिक्वायरमेंट लिख देता हूं। अगर आपके पास इफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। तो इससे ये क्या प्रूव हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट f इज बाइजेक्टिव, सॉरी 1 to 1। ये इसको प्रूव करने का तरीका है थोड़ा सा, इसलिए मैंने बताया ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है इसमें डाटा वगैरह कुछ नहीं दिया कि हमने किसी की वैल्यू निकालनी है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें प्रूफ वाला है। तो प्रूफ करने का तरीका क्या है कि अगर हम दोनों फंक्शन इक्वल लें x1 और x2, मतलब कि दो डिफरेंट x की वैल्यूज के साथ, सिंपल हमने यही फंक्शन लेना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक में हमने वो x1 लेके करना है और एक में x2, दोनों को इक्वल रखें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें कटिंग वगैरह करने के बाद, वो दोनों वेरिएबल x1 और x2 आपस में इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं कि f क्या हो गया है,
1 to 1, ये प्रूव हो जाएगा। कोई भी फंक्शन हुआ, अगर आप दो डिफरेंट वैल्यूज लेके उस पे फंक्शन इक्वल रखते हो और फिर सिंप्लीफाई करते हो, आपका अगर वो वैल्यूज भी इक्वल आ जाती हैं तो फिर इसका मतलब वो क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है, वो 1 to 1 हो जाता है। सही होगी बात। तो पहले मैं यही सॉल्व करा रहा हूं कि 1 to 1 इसको प्रूव करते हैं कि 1 to 1 कैसे होता है, फिर दूसरा समझाऊंगा कि ऑन टू कैसे बताया जाता है, कि ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, ऑन टू की डेफिनेशन ही प्रूव करते हैं कि ऑन टू में यही होता है ना कि ऑन टू में कुछ बचता ही नहीं है। ऑन टू का हमने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा पढ़ा था कि यहाँ पे अगर 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 5 लिखा हुआ है, तो ये रिपीट तो होते हैं लेकिन इधर कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो हर आउटपुट पे हमें कोई ना कोई इनपुट मिल जाती है, हर वाई पे कोई ना कोई हमें एक्स लाजमी होना चाहिए, ये ऑन टू के लिए हम प्रूव करेंगे। ठीक है, भारत पहले हम 1 to 1 प्रूव करते हैं। पहले हम क्या ले लेते हैं, लेट, यही चीज कंसिडर करते हैं, लेट, ये किसके लिए है, फॉर 1 to 1, ये मैं सारा 1 to 1 वाला पार्ट करा रहा हूं, यहां पे लिख लेता हूं फॉर 1 to 1। क्या सपोज करेंगे, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। दोनों फंक्शन मैंने ले लिए इक्वल। क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ क्या है, वैसे क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दिया f ऑफ x इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे पुट करता हूँ दोनों 1 by 1। f ऑफ x1, x की जगह सिर्फ क्या रिप्लेस करूंगा, इधर x1, इधर भी x की जगह फिर x1 आ जाएगा, क्या बनेगा, f ऑफ x1 कैन बी रिटन एज m x1 प्लस c इक्वल्स टू, राइट साइड पे x की जगह क्या लिखूंगा, x2, तो ये बन जाएगा m x2 प्लस c। ये दोनों मैंने क्या पुट किए हैं, जस्ट ये फंक्शन मैंने पुट किए हैं। x की जगह क्या लिखा है, x1, राइट साइड पे भी x की जगह x1, लेफ्ट साइड पे ये बना, इसी तरह राइट साइड भी ये बनेगी, m की जगह x2 और m की जगह x2 आ जाएगा। दोनों तरफ देखो कटिंग क्या क्या हो जाती है, ये m से कट जाता है। ठीक है, अब आपके पास m x1 इक्वल्स टू m x2 है। दिस इंप्लाइज दैट x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया, सिर्फ एक कंडीशन के लिए, इफ m इज नॉट इक्वल टू 0। ये बड़ी समझने वाली बात है। अगर हमारे पास m की वैल्यू 0 आती है, मिसाल के तौर पे m की वैल्यू 0 होती है, तो मुझे ये बताओ कि क्या आंसर निकलेगा। 0 यहां पुट करेंगे, 0 यहां पुट करेंगे, x1 x2 की वैल्यू बेशक अलग अलग हो, x2 की x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 7, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर ये 0 हो गया फिर हम कंफर्म नहीं बता सकते कि x1 और x2 बराबर होंगे, फिर वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका m 0 नहीं आया, m 0 नहीं आया, फॉर एग्जांपल m की वैल्यू कोई और आ गई जी, 2 आ गई, 2 आ गई, इधर भी m की वैल्यू 2 आ गई, तो फिर आपकी 2 और 2 की कटिंग होके x1 और x2 इक्वल आ सकते हैं। 0 और 0 की कटिंग नहीं होती, समझ आ रही बात। इसलिए यहां पे कंडीशन लिखेंगे कि x1 विल बी x2 इफ m इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आएगी बात, इफ m इज नॉट इक्वल टू 0, m 0 नहीं होगा तब ही हम कह सकेंगे कि x1 और x2 क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये सेटिस्फाई तो हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि फंक्शन जो है f इज 1 to 1, 1 to 1 की यही कंडीशन बड़ी थी कि दोनों फंक्शन इक्वल रखने हैं, और रिजल्ट अगर दोनों x1 और x2 इक्वल आ गए तो हम वो 1 to 1 कह देंगे। इफ f इज 1 to 1, f इज 1 to 1 किसके लिए, लेकिन एक कंडीशन रखी हुई है कि इफ m इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक होगी बात, 1 to 1 प्रूव हो गया। अब आप क्या करोगे, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए मैंने क्या प्रूव करना है कि हर y के लिए हमें कोई ना कोई x लाजमी मिल रहा है, कोई ना कोई x लाजमी मिल रहा है। फंक्शन क्या था, f ऑफ x इक्वल्स टू mx प्लस c। मैंने आपको शुरू में ही पहले ही स्टार्ट में एक चीज बताई थी कि f ऑफ x असल में क्या होता है, फंक्शन ऑफ x क्या होता है, बेसिकली y होता है। फंक्शन ऑफ x क्या होता है, y होता है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, ये सारे इक्वल है आपस में, ये देखो अगर ये लिखा हो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि a b किसके बराबर है,
सी के बराबर है। जाहिर सी बात है ये बी के बराबर है और बी आगे सी के बराबर है, इसका मतलब है ये भी तो इसी के इक्वल हुआ, तीनों ही आपस में इक्वल हुआ ना, ये उसके बराबर है वो अगले उसके इक्वल तीनों। तो इस तरह से मैं क्या लिख सकता हूं कि y कैन बी रिटर्न एज, बीच वाला स्किप करके, तो y कैन बी रिटर्न एज एम एक्स प्लस सी लिख सकता हूं, ये चीज मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर ये लिख सकता हूं तो आपने यहां से वैल्यू निकालनी है x की, फिर मैं बताता हूं क्यों हम निकाल रहे हैं। x की वैल्यू वैसे निकलेगी क्या, एम एक्स, सी को इधर आगे माइनस करे तो क्या बन जाएगा y माइनस सी, फिर m को उधर जाके डिवाइड करो तो क्या बनेगा x इक्वल्स टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई m। लास्ट स्टेप इसमें लिख रहा हूं, इसको तरतीब में करके लिख रहा हूं। x क्या बना है, x इक्वल्स टू, मैं x वाला लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं और ये राइट साइड पे लिख रहा हूं, लिखी वही चीज है y माइनस सी डिवाइडेड बाय m, यहां तक लिख लिया। अब यहां पे आपने क्या चीज समझना है, यहां पे अगर आप देखो तो आपको मैंने यही चीज बतानी थी, फॉर ईच y, हर y के लिए वी मस्ट हैव, हमें हर y के लिए वी मस्ट हैव एट लीस्ट 1x इफ m इज नॉट इक्वल टू 0। ऑन टू फंक्शन में दोबारा बना रहा हूं, क्या मैंने बताया था कि यहां पे 4 5 6 हो, ऑन टू फंक्शन में इधर कभी भी कोई नहीं बचता, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होता, हर y पे यहां पे जो भी लिखा होता है उसके पीछे कोई ना कोई x लाजमी उसके साथ कनेक्ट हुआ होता है, ऐसे ही है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि हर y पे हमें x की वैल्यू कोई ना कोई मिलेगी, सिर्फ किसके लिए नहीं मिलेगी, अगर m 0 के इक्वल ना हुआ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं नहीं चलो 0 ले लेते हैं, 0 में क्या मसला है, देखो जब आप यहां 0 पुट करोगे तो 0 डिवाइड में आ गया, नीचे अगर आ जाएगा तो 0 का नीचे आ जाए तो इन्फिनिटी बनाता है, इसका मतलब है मुझे उस टाइम x का कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। तो मेरा m क्या होना जरूरी है कि m नॉन जीरो होना जरूरी है, m 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो मुझे x का आंसर मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं फॉर ईच y वी मस्ट हैव एट लीस्ट, कम से कम एक x तो मिल जाएगा, एट लीस्ट 1x, एक x हमें मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ m इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक होगी बात, इसका मतलब है अगर मिल जाएगा तो ये, अगर मिल जाए हर y के लिए एक x मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऑन टू। दिस इंप्लाइज दैट कि f इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू भी हो गया है, लेकिन इफ वही बात है m क्या आना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब मैं दोनों रिजल्ट को मिलाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं कि पहले क्या आया था, 1 to 1 भी था किसके लिए, अगर m नॉन जीरो है, और फिर क्या आया है, ऑन टू है अगर m जीरो है, तो फिर क्या करेंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट, दोनों मिला के हम लिख सकते हैं, सो f इज 1 to 1 और ऑन टू दोनों हो तो क्या लिख सकते हैं, f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, दोनों मिला के हमारे पास आ गया बाइजेक्टिव फंक्शन, बट इफ m इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आएगी बात, अगर m नॉन जीरो होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक होगी बात, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसमें ग्राफ्स भी होंगे और भी कई नई चीजें होंगे, लेकिन ये इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो फिर नेक्स्ट तब अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि ये चीजें यूज होगी आगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।